इंडिया में मोदी प्राइम मिनिस्टर बहुत मकबूल हैं और उनकी मकबूलियत 38 तक प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। नीतीश कुमार जो दुनिया का सबसे बड़ा लोटा है। नाजरीन, रात मेरी दो इंडियन दोस्तों के साथ बात हो रही थी। दोनों माशाल्लाह यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं, एक अमेरिका में रहते हैं और एक इंडिया में रहते हैं। उनके ख्यालात के मुताबिक इंडिया में मोदी प्राइम मिनिस्टर बहुत मकबूल हैं और उनकी मकबूलियत फ़िलहाल इतनी इस लेवल पे है कि वो 2038 तक प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। उनका ये भी कहना था कि ट्रंप साहब 2028 में रिटायर हो जाएंगे, लेकिन मोदी ने 2038 तक रहना है। तो अगर इस वक्त ट्रंप मोदी के साथ हाथ मिलाए या ना मिलाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मोदी साहब विल आउटलिव ट्रंप, और ट्रंप साहब रिटायर्ड लाइफ में होंगे, मोदी साहब एक एक्टिव लाइफ में होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुहेल बदर साहब, जो इंडिया के हालात पे गहरी नज़र रखते हैं। अब वो पाकिस्तान में रह के उनको इतने मारूजी हालात जो मीडिया के थ्रू या उनको भी अपने इंडिया के दोस्तों के थ्रू, इंटरेक्शन के थ्रू पता चलता है। तो आज उनकी असेसमेंट लेते हैं कि डॉक्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर मोदी 2038 तक एक्टिव पॉलिटिक्स में रहेंगे और रूलिंग उसमें रहेंगे, कॉरिडोर में। आपकी क्या असेसमेंट है? अच्छा, इसमें शायद मैं इस बात से ज़्यादा इत्तेफाक ना कर सकूं, क्योंकि 2038 का मतलब है कि 13 साल अभी बाकी हैं, अभी 25 है। मोदी साहब जो हैं इस वक्त 75 साल के हैं, तो इसका मतलब है कि उनका ख्याल है कि वो 88 साल की उम्र तक रहेंगे। ऑलरेडी मोदी साहब को 11 साल हो गए वज़ीर आज़म बने हुए, और एक इनकम्बेंसी फैक्टर जो है ऑलरेडी हिट कर रहा है बीजेपी को और इंडिया को। 14 के और 19 के इलेक्शन बहुत भारी अक्सरियत से जीते थे। 24 का इलेक्शन वो भारी अक्सरियत से नहीं जीत सके, बल्कि अक्सरियत से भी नहीं ले सके, और एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनाई कोalition पार्टनर्स की मदद से। तो एक तनज़ुली का या सियासी तौर पे वो इनकम्बेंसी, चले आप कह लें इनकम्बेंसी, तो नज़र आती है। और दूसरी चीज़ ये है कि मतलब ट्रंप का तो एक अलहदा मामला है। वो मोदी साहब, ट्रंप के जाने का इंतज़ार नहीं है, वो अगले चंद माह में 2-4 महीनों में वैसे ही सेटल हो जाएगा ट्रंप रेजीम के साथ ही। तो मोदी और ट्रंप को मैं लिंक नहीं करता कि ट्रंप के बाद वो प्रिवेल करेंगे। वो ट्रंप के होते हुए भी जो होना होगा वो हो जाएगा। नहीं, उनका कहना था कि इस वक्त बीजेपी के मुकाबले में कोई पार्टी दूर दूर तक नहीं है, यानी कि एक हो ना कि उसकी हाफ सीटों के बराबर कोई एक पार्टी सीट्स ले सके, उसका भी कोई चांस नहीं है। दूसरा, बीजेपी में भी इस वक्त मोदी के मुकाबले का कोई लीडर मौजूद नहीं है कि चलो कोई विद इन पार्टी एक इंटरनल स्ट्राइफ होती है या कोई उनको इंटरनली किसी चैलेंज का सामना करना पड़ता है। तो वो हर तरफ से इस वक्त उनके लिए चैन ही चैन है। अच्छा, नहीं, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि देखें, अगर वो इतने कंफर्टेबल होते ना, तो ये पिछले 4-6 महीने जो हमारे सामने गुजरे हैं अप्रैल के बाद से, तो इसमें जितने ड्रामे हुए या जितनी भी चीज़ें हुई हैं वो ना हुई होती हैं अगर वो इतने ही सुकून में होते। और इतने ही पहलगाम हुआ, एक फॉल्स फ्लैग, उसके बाद उन्होंने एक जंग पाकिस्तान के साथ करने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब नहीं हो सके, और वो जो हीरो बनना चाह रहे थे वो नहीं बन सके, क्योंकि उल्टा उनके जहाज़ गिरे या जो भी हुआ। और फिर दूसरी बात है कि उस जंग में इंडिया की डिप्लोमेटिक आइसोलेशन दुनिया के से नज़र आई। यूएसए के साथ, चाइना से तो पहले ही थी, यूएसए, इवन रशिया और दूसरे ममालिक के साथ भी, तो इंडिया वाज डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड। तो ये बहुत ज़्यादा इस जंग का, जिसको उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया, बहुत नुकसान हुआ। अच्छा, ये सारे का एक ख़ास बैकड्रॉप है और वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो 78 ईयर्स की हिस्ट्री है इंडिया की, कभी भी नहीं हुआ था आज तक 78 साल में। इंडिया में 30-32 स्टेट्स हैं, हर स्टेट का 5 साल के बाद इलेक्शन होता है। तो इंडिया में कभी भी नहीं हुआ था कि किसी एक स्टेट का इलेक्शन इतना असाब पे हावी हो जाए कि वो पूरी की पूरी जो उनकी सियासत है और जो उनकी पूरी मतलब है कि हुकूमत है, उसको वो हिला के रख दे। और उसको, तो ये शुरू सारा इस वक्त से हुआ था कि बिहार का इलेक्शन जो था वो मद्देनज़र था, नवंबर में होना था। उसकी तैयारी अप्रैल में एक फॉल्स फ्लैग के साथ शुरू हुई, फिर वो ऑपरेशन सिंदूर हुआ।
बिहार का इलेक्शन, बिहार में ही कोई पहला इलेक्शन तो नहीं होना, हर 5 साल के बाद होते हैं, सन 47 से हो रहे हैं या 51 से हो रहे हैं। 2020 में आखिरी इलेक्शन हुआ था, 25 में भी हो जाता, 30 में भी होगा, 35 में भी होगा, इसी तरह 20 से पहले 15, 10, 5 बिहार के इलेक्शन तो होते रहे। बिहार के अलावा 30-32 स्टेट्स और भी हैं, वहाँ भी हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं। लेकिन ये बिहार जो है ना, उन्होंने उनके आसाब को बिल्कुल मफलूज कर दिया है, शल कर दिया है, जिसकी वजह से ये सारी गलतियाँ हो रही हैं। दूसरी तौर पे जो बिहार का पॉलिटिकल सिनेरियो वो है ही बड़ा दिलचस्प। नहीं, आप बिहार के इलेक्शन को मोदी या बीजेपी से क्यों वो कर रहे हैं? वो इसलिए कि बिहार का जो इलेक्शन है, मेरे नज़दीक जो ये बिहार का इलेक्शन होना है, 6 नवंबर को इलेक्शन है, वो 6 और 11 को, 14 नवंबर को 2 बजे दोपहर को उसका रिजल्ट आना है। मुझे ये लगता है कि बिहार का जो इलेक्शन है, सियासी मोदी का सियासी कब्र, बिहार का जो स्टेट है मोदी का सियासी कब्रिस्तान साबित होगा। उसमें सर मोदी और राहुल गांधी कोई फैक्टर इन इतना नहीं करते, कोई नेशनल लेवल की उसमें इश्यूज नहीं आते। उसमें बिहार लेवल के जो एक सूबाई लेवल के जो इश्यूज हैं उनके ऊपर इलेक्शन लड़ा जाता है। हाँ, आपकी बात से मैं इस तरह से एग्री करूँगा कि बिहार की पॉलिटिक्स में ना, देखें, जो अगर हम सिर्फ बिहार की पॉलिटिक्स देखें, हम नेशनल को पीछे छोड़ दें, सिर्फ बिहार को देखें, तो बिहार में दो पॉलिटिशियन ऐसे हैं जो कि बहुत ही वहाँ के रियासती तौर पे बहुत अहम है। एक है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जो दुनिया का सबसे बड़ा लोटा है, इससे बड़ा लोटा आज तक दुनिया में पैदा नहीं हुआ। पिछले 20 साल से वो हुकूमत कर रहा है। जब भी कांग्रेस के साथ लगता है कि कांग्रेस की हुकूमत आएगी तो वो कांग्रेस के साथ मिल जाता है, जब भी लगता है कि बीजेपी की हुकूमत आएगी तो बीजेपी के साथ मिल जाता है। तो वो 20 साल से वो चीफ मिनिस्टर की सीट का 20 साल का मोस्ट ऑफ द टाइम से चीफ मिनिस्टर की सीट पे बैठा रहा है 90s से, दोनों पार्टियों के साथ मिलके। ये जो इस वक्त आखिरी इलेक्शन हुआ था वहां से जो 2020 में हुआ था, आज से 5 साल पहले, उस इलेक्शन का बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो था। सबसे बड़ी पार्टी तो आरजेडी ही थी, जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, सबसे ज्यादा सीटें उसकी थी। उसके बाद जो सीटें थी वो बीजेपी की थी, और बीजेपी और नीतीश कुमार तीसरे नंबर पे होता है। आरजेडी और बीजेपी बड़ी होती हैं, उसके बाद नीतीश कुमार होता है, लेकिन वो फिर किसी एक के साथ अलायंस कर लेता है। कभी वो आरजेडी के साथ अलायंस कर लेता है और कांग्रेस क्योंकि साथ होती तो एक महागठबंधन कहलाता है, वो एक बड़ा अलायंस बन जाता है। और जब उसको लगता है कि बीजेपी के साथ अलायंस करना है, तो जिस तरह उसने 2020 में किया। अब इसको मोदी के साथ लिंक करें, मोदी की सियासत, बिहार का इलेक्शन मोदी की सियासत को कैसे डबोएगा या ऊपर ले जाएगा? नहीं, मोदी बिहार का इलेक्शन जब बीजेपी हारेगी, अगले साल इंडिया के 5 रियासती इलेक्शन हैं, जिसमें से 5 के 5 या कम से कम 4 वो हारेगी। केरला का वो नहीं जीत सकती, तमिलनाडु का वो नहीं जीत सकती, आसाम का वो नहीं जीत सकती, बंगाल का वो नहीं जीत सकती, और पांडिचेरी का वो नहीं जीत सकती। तो ये जो है एक जो डाउनफॉल बीजेपी का जा रहा है, इट विल बी, ये तो ऐसे कर जाते थे बिल्कुल नीचे गिर जाएगा। उससे पहले वो सिर्फ डेस्परेटली बिहार का इलेक्शन जीतने की कोशिश कर रहे हैं। उसी के लिए उन्होंने फॉल्स फ्लैग और ऑपरेशन सिंदूर और ये सब किया। 14 नवंबर को साफ पता चल जाएगा कि वो मतलब इसमें कितना कामयाब हुए। अगर बिहार के इलेक्शन में वो नीतीश कुमार है ना? नीतीश कुमार, हाँ, वो अगर जीत जाते हैं तो वो क्या उनकी जो है बात फोरकास्ट के 2038 तक मोदी साहब हैं? नहीं, उसमें अगर नीतीश कुमार चले, हम फर्ज कर लेते हैं कि नीतीश कुमार अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो जैसा कि हम जानते हैं कि नीतीश कुमार सियासतदान तो है नहीं, लोटा है। वो फिर देखेगा कि उसको फायदा जो है तेजस्वी यादव के साथ है या उसको बीजेपी के साथ है, वो उधर चला जाएगा। वो हमेशा ऐसे ही करता है, 6-7 दफा वो उधर जा चुका और उधर जा चुका है। तो नीतीश कुमार इतना इंपॉर्टेंट इस लिहाज से नहीं है, यानी कि लॉयल्टी के हिसाब से। दूसरी चीज़ ये है कि नीतीश कुमार जिस्मानी और जहनी तौर पे फारिग हो चुका है, उसकी सेहत भी जवाब दे चुकी है, इसका दिमाग भी जवाब दे चुका है। वो बिल्कुल एक माजूर, जहनी माजूर और जिस्मानी माजूर आदमी है। हाँ, जो तेजस्वी यादव है वो यंग है, डायनामिक है, तो इसलिए मुझे लगता है कि जो तेजस्वी यादव है, जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, वो जीतेगी, और जो महागठबंधन है जिसमें वो सारे हैं वो जीतेंगे, और वो सारा इस दफ़ा उल्टा होगा रिजल्ट। वो जो बीजेपी की 6 महीने से एफर्ट चल रही है, इंक्लूडिंग पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और ऑपरेशन सिंदूर और जो सारा कुछ, वो उसका कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, इलेक्शन से हट के बीजेपी जो है वो इस वक्त शायद दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरी पार्टी है, ठीक है। उस पार्टी के अंदर मोदी साहब को कोई चैलेंज नहीं, किसी चैलेंज का सामना नहीं कर है, तो
अब जब विद इन पार्टी उनको वो नहीं है और बीजेपी एक पूरी इंडिया की पार्टी के तौर पे खड़ी भी हुई है, तो मोदी साहब तो रहेंगे। चलो 2038 ना करें, 2037 कर लें, 35 कर लें, 36 कर लें। सर मैं तो मोदी साहब को 2026 से आगे नहीं देख रहा, सवाल ही पैदा नहीं होता मेरे नज़दीक। ये जो टर्म बीजेपी की फेडरल गवर्नमेंट है, अगर वो सर्वाइव करती भी है, कोalition गवर्नमेंट जो है, तो 2026 और 29 का टेन्योर जो है कोई और प्राइम मिनिस्टर करेगा, मिस्टर मोदी नहीं करेंगे। मेरा तो इसमें काफ़ी फर्म बिलीफ है। उसकी वजह यह है कि 9 जुलाई को भगवत मोहन जो RSS के जो चीफ है, वो कह चुके हैं कि 75 साल पे रिटायर हो जाना चाहिए, और मतलब है कि मोदी के लिए मज़ीद चलना पॉसिबल नहीं है। हाँ, उनके कोई जो पॉसिबल जो उनकी रिप्लेसमेंट्स हैं उसमें अमित शाह है, राजनाथ सिंह है और योगी आदित्यनाथ है। राजनाथ सिंह तकरीबन लगभग मोदी की उम्र के हैं, तो एज के फैक्टर की वजह से वो शायद एक कैंडिडेट नहीं होंगे। बाकी अमित शाह उनसे 11 साल छोटे हैं, बल्कि 14 साल छोटे हैं, तो अमित शाह हो सकते हैं। योगी और छोटे हैं। योगी का प्रॉब्लम ये है कि वो ऐसा ब्रांड नहीं है कि वो इंडिया इसको आलमी तौर पे पेश कर सके। तो मेरा ख्याल है, आई एम वेरी क्लियर, कि जो मोदी का बाकी मानदा का 2-3 साल का टेन्योर है वो अमित शाह पूरा करेंगे। अच्छा, अमित शाह के बारे में ये परसेप्शन है कि वो एक पॉपुलर लीडर नहीं है, वो उनकी कोई इतनी पब्लिक अपील नहीं है, लेकिन वो मोदी जी के एक सेकंड कमांड में आते हैं, साथ एक बहुत अच्छे मैनेजर हैं, फायर फाइटिंग करते हैं पार्टी के इंटरनल एक्सटर्नल, और उसमें इंटीरियर उनके मिनिस्टर भी हैं, ठीक है। लेकिन वो जो योगी हैं, योगी आप वो कह रहे हैं कि वो ब्रांड नहीं है, तो आप 2003 में ले जाएं जब गुजरात का चीफ मिनिस्टर मोदी था, तो वो कितना एक प्रेजेंटेबल था कि उसको इंटरनेशनली इंडिया अपना एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे लिया है। 2000 जब से ये मोदी का राइज हुआ, पहले एज ए चीफ मिनिस्टर 2000 से लेके और 2014 तक, या 2001 से लेके 2014, 13 साल वो बनते हैं और 11 साल प्राइम मिनिस्टर के बनते हैं। ये जो 24 साल हैं मोदी के, तो इसमें इंडिया के असल प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो 2 गुजराती जो उनके बड़े टाइकून्स हैं, अडानी और अंबानी, वो हैं। तो वही इंडिया चला रहे हैं। इंडिया का जो रशियन ऑयल की वजह से पूरी दुनिया से वो मतलब है कि इसका एक मसला हुआ है अमेरिका से ख़ास तौर पे, वो रशियन ऑयल का 65% तो रिलायंस इंडस्ट्री ले जाती है। और इंडिया का जो डिमाइस है, मैं डिमाइस का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ, इंडिया का जो डिमाइस है वो ये गुजरात के जो 4, इसको मैं जी कहता हूँ, गुजराती गैंग के चारों बंदे जो हैं, जिसमें मोदी साहब हैं, जिसमें अमित शाह है, जिसमें अडानी है और जिसमें अंबानी है। इंडिया का डिमाइस इस जी की वजह से ही होगा। इंडिया का डिमाइस या बीजेपी का डिमाइस? मैं दोनों कहूँगा। तो इंडिया के डिमाइस का क्या मतलब है कि देखिए, इंडिया जो है ना, जिस तरह बीजेपी ने वहाँ पे हिंदुत्व को मतलब है कि चारों तरफ, अब देख लें अभी इसी वीक के वाकयात हैं कि जो उनका सुप्रीम कोर्ट का पहला दलित चीफ जस्टिस है, उसके ऊपर जूता फेंका गया, और वो जिस बंदे ने, वकील है राकेश नाम का बंदा, राकेश किशोर, 70s में है, बूढ़ा आदमी है, उस बंदे को जो इंडिया की न्यूज़ एजेंसीज हैं, ANI और PTI वगैरह और जो दूसरे उनका मीडिया, और ख़ास तौर पे गोदी मीडिया ने तो करना ही था, उसको हीरो बनाया हुआ है। और वो इसलिए उसको हीरो बनाया हुआ है कि वो ब्राह्मण है, और जो इंडिया का चीफ जस्टिस BR गवाई है वो दलित है। वो इज़ द फर्स्ट दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ना सिर्फ ये, बल्कि लिंचिंग के वाकयात हुए, अभी बरेली में हुआ अभी 2 दिन पहले, और सिर्फ वो दलित होने की वजह से तो इंडिया का जो फैब्रिक है वो अंदर से फट चुका है। वो इंडिया ज़्यादा सरवाइव नहीं कर पाएगा। नाजरीन, हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। काफ़ी जट साहब बंद कर दें। हाँ जी, हाँ, इसमें एक पॉइंट रह गया, अगर वो बीच में हम ऐड कर दें। बोले आप। अच्छा, इसमें सवाल पता नहीं, अब ज़्यादा गड़बड़ हो गया, छोड़ दे। जब बिहार का इलेक्शन था, अच्छा बस उसी जगह पे ऐड करेंगे। हाँ, देखिए, ये जो 6 नवंबर को इंडिया में, बिहार में इलेक्शन होना है, हमें पिछले जो 4-5 इलेक्शंस हैं उसमें वो प्लेयर्स वही हैं जो सन 90s की दहाई से लेके आज तक, लालू प्रसाद यादव या अब उनका बेटा तेजस्वी यादव, इसी तरह राहुल गांधी या कांग्रेस के जो लोग हैं, इसी तरह जो नीतीश कुमार हैं या बीजेपी है, या और वहाँ पे 2-4 काबिल
जिक्र सियासतदान हैं, चिराग बसवान वगैरह या अनुप्रिया पटेल वगैरह, वो तो वही प्लेयर्स हैं जो पिछले 10-20 साल से हम देख रहे हैं। लेकिन वहाँ पर एक प्लेयर ऐसा है जो कि इस इलेक्शन में पहली दफ़ा आएगा और वो बिल्कुल एक अननोन है, वो इतना कोई अननोन है कि वो एटम बम भी बन सकता है और सबको उड़ा के रख दे। अगर नहीं भी उड़ा के रखेगा तो तब भी पता नहीं वो क्या कर दे, क्योंकि वो पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रहा है। वो है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर जो है वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट है। पिछले कई इलेक्शनों में वो किसी ना किसी पार्टी, आमतौर पे बीजेपी की जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी होती है इलेक्शन की, वो बनाता है। और बिहार के जो इलेक्शन होते हैं, चूँकि वो बिहार का है, तो बिहार के पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज पिछले सारे इलेक्शनों की वो बनाता रहा। किसी बात पे वो इतना नाराज़ हुआ कि वो उसने अपने आप को राहें जुदा कर ली बीजेपी से। अब 243 सीटें बिहार असेंबली का जो इलेक्शन हो रहा है, उसने 243 की 243 सीटों पे अपना बंदा खड़ा कर दिया। चूँकि उसकी पार्टी लेट बनी, वो इलेक्शन सिंबल नहीं ले सका, तो वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, लेकिन उसकी पार्टी जान स्वराज पार्टी के नाम से उसने बनाई है। और ये जो इलेक्शन है डार्क हॉर्स मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वो बंदा जो बीजेपी को टफ टाइम देगा, ये उनका अपना पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट पिछले 2-3 इलेक्शनों का, प्रशांत किशोर। तो आप देखिएगा कि जिस दिन 14 को रिजल्ट आएंगे तो तकरीबन बेशुमार कॉन्स्टिट्यूंसीज में से 243 में से आधी या उससे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसीज में वोट डिवाइड होगा बीजेपी का, बीजेपी में और प्रशांत किशोर की पार्टी के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होगा, क्योंकि निशान नहीं मिला उस पार्टी को, तो वो सारे इंडिपेंडेंट खड़े हैं, लेकिन वो वोट डिवाइड होंगे और वहाँ पे बीजेपी लूज़ करेगी। नाजरीन, हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।